पर एनआईए ने लगाया अटैचमेंट से मुत्तलिक बोर्ड। बासित रेशी नामी सोपोर के शख्स पर सरहद पार से मिलिटेंसी को फरोग देने का लगाया इल्जाम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इमलाक को मुंसलिक करने के सिलसिले को लेकर किया ट्वीट। सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने को मनमानी से किया ताबीर। कहा, आयरन फिस्ट मस्कुलर पॉलिसी से मुल्क में बीजेपी का खाता बढ़ तो सकता है, पर जम्मू कश्मीर की अवाम की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और आईजी सीआरपीएफ ने अकलियतों को तहफ्फुज देने का दिलाया मुकम्मल यकीन। कहा, सीआरपीएफ अकलियतों के तहफ्फुज के लिए वादामंद। अकलियतों के साथ राब्ते में होने का भी किया दावा। मिलिटेंटों की तादाद को लेकर कहा, एदाद कभी कम तो कभी बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत है। सुर्खियां आपने समात की हैं और सुर्खियों की जो तफासिल है वो भी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज़ एट 6 की जो शुरुआत है वो हम आज उस खबर से करेंगे जिसे राइट टू एजुकेशन कहते हैं, यानी हक तालीम का जो एक्ट है उसी से मुतल्लिक। यूं तो साल 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद मुल्क की क़यादत जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है उसका इंटीग्रेशन मुल्क के साथ हुआ है। ये बीजेपी का स्टैंड है और कहा कि मुल्क के अंदर जो कवानीन है वो सारे कवानीन जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो एब्रोगेशन के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं है। यूं तो जम्मू कश्मीर की जो भी कोई सरकार, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतजामिया है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स हो या कोई और कानून हो, कोई भी ऐसा मरकजी कानून नहीं है जो यहां पर लागू नहीं किया जाता है और जिसमें सरकार जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, जिसमें सरकार बहुत जल्दी नहीं दिखा रही है। लेकिन राइट टू एजुकेशन वो कानून है जो अभी तक भी यहां पर लागू नहीं है। राइट टू एजुकेशन वो कानून है जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो इक्तिसादी तौर पर कमजोर बच्चे हैं, 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिला मिल सकता है। और ऐसे बच्चों को जो गरीब होंगे, जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिला अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे इन स्कूलों के अंदर जा सकते हैं, बशर्ते कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो यहां पर लागू हो जाए। लेकिन यहां पर ऐसा एक्ट लागू नहीं हो रहा है। वजूहात क्या है ये आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें यही कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना ये एक एक्ट ऐसा क्यों है कि जिससे यहां पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी जरूरत भी है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करने की। आखिर कौन सी वो मछलियां हैं जो इसमें हाइल है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कि बड़ी मछलियों को तो निकालना है, बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई करना है, लेकिन यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मछलियों की निशानदेही क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टर जी अनवार जो है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने इस राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो फवाइद है वो समझाए कि वो क्या है। अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो उस रोज़ बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा एक ऐड आ गया सारे अखबारों में कि अब RTE एक्ट का लाभ, राइट टू एजुकेशन एक्ट का लाभ जो है, फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को पहुंचेगा। कहने का मतलब ये था कि 370 से पहले RTE यहाँ लागू नहीं था, अब 370 का जो है एब्रोगेशन हुआ, तो अब जो ये फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, लाभ जो है वो RT राइट टू एजुकेशन एक्ट का जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन अब तकरीबन 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक RT यहाँ सरकार ने लागू नहीं की। RT एक्ट के हिसाब से 25%
बच्चे जो हैं वो किसी भी सरकारी स्कूल में, जो भी सरकारी ये प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल जितने भी हैं छोटे बड़े, उनको 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। किताबों से लेके ट्यूशन से लेके सारा उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसका फ़ायदा जो इकॉनमी क्लास है, जो गरीब बच्चे हैं उनको है, लेकिन आज तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया। वो फीस जो है 25% बच्चों की जो फीस है वो सरकार को देनी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना, वो भी सेंटर को देना, कि वो ये बाकायदा सेंट्रल एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है। शायद ऑफिसर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, शायद वो नहीं चाहते हैं कि हमें जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज ये गरीब बच्चों का हक है कि 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस ताल्लुक से सरकार को आरटी एक्ट जो है उसके तहत से स्कूलों को जो है वो पैसा अदा करना चाहिए। वैसे भी जब इससे पहले जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे उससे बात हुई थी, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि स्कूलों की जो भी फीस है 25% बच्चों की फीस वो सरकार जो देगी। लेकिन देखिए कागजों में बहुत कुछ कहा जाता है। चलिए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिसरों के हाथ में ये सारा खेल है, लेकिन और कौन है जो इस बात को रोक रहे हैं, इस एक्ट को यहां लागू होने से रोक रहे हैं? मरकजी सरकार ने इसकी फंडिंग करनी है, जम्मू कश्मीर के गरीब बच्चे उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, लेकिन हाइल है ऑफिसरान, और ऑफिसरान के साथ और कौन हो सकते हैं ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, उसके फवाइद किस तरह के हैं, वो हमने जीएन वार से सुने हैं, हमारे नाज़रीन ने भी सुना है, लेकिन क्या परेशानी है, क्यों इसे लागू नहीं किया जा रहा है, कौन सी रुकावटें हैं जो इसके दरमियान हाइल है? अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें जो सेक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो सेक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल है उनको एड दिया जाएगा जब ये नाफिज होगा। हालांकि 2000 तक ये एड जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल को मिलता रहा, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया। तो अब जैसे ही 2019 के बाद एप्लीकेबल हो गया था जम्मू कश्मीर इस लॉ के लिए, अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई यहाँ पे कोई लॉ होता है, चाहे इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ रही है, तो रेफरेंस यही दिया जाता है कि पूरे मुल्क में ये लागू है, तो इसलिए यहाँ पे भी लागू हो रहा है। तो इसी के साथ साथ ये राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है जो कि पूरे मुल्क में लागू है, लेकिन यहाँ पे लागू नहीं है। तो इसमें जो ये चीजें रखी गई थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो 25% रिजर्व रखेंगे अपनी सीट्स अपने स्कूल में, उसमें गरीब बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, ताकि वो भी जो मॉडर्न इस वक्त रुकावटें क्या है, वजूहात क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, कौन सी रुकावट है इसमें? देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर हम इस वक्त की फीस की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल फीस लेता है वो करीबन जो बड़े बड़े स्कूल है यहाँ के वो लेते हैं 3000 4000 एक महीने का एक बच्चे का। लेकिन जब अगर गवर्नमेंट इस कानून को नाफिज करती है उसके बाद गवर्नमेंट तो इतना पैसा एक बच्चे के लिए नहीं देगा, वो अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, वो 1000-1500 रुपए देंगे, लेकिन उससे उन स्कूल का जो है खाता बंद होगा। जो 3000-4000 रुपए लेते हैं तो उनका खाता जो है बंद हो जाएगा, उनका ये मनमानी बंद हो जाएगी। यही रीजन है कि वही बड़े बड़े स्कूल जो है जो नामी गिरामी है, जिनका इन्फ्लुएंस अभी भी है, वो सरकार पे दबाव बना रहे कि आप ये जो ये एक्ट है वो लागू ना करे, जिसके नतीजे में जो आम बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाते। गवर्नमेंट स्कूल को तो आपका हाल पता है कि कितना खेल है, यही वो खेल है कि प्राइवेट स्कूल इदारे नहीं चाहते हैं कि ये एक्ट यहाँ पर लागू हो जाए, खासतौर पर जैसे कि आपने कहा निशानदेही की है बड़े स्कूलों की, क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर अभी जो है वो ज्यादा है, और जो सरकार उन्हें फंड करेगी बच्चों के एवज जो 25% होंगे उसका फीस उससे कम होगा, और यहीं पर जो है असल में मामला सामने आ जाता है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, इस हवाले से नुक्ता उभारने की और हमारे नाज़रीन को समझाने की और ब्यूरोक्रेसी को भी समझाने की कि जनाब पेच यहां पर फंसा हुआ है कि इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्कूल एसोसिएशन हो, ये हैंड ग्लो है, और यही वजह है कि इस पॉलिसी को यहां पर मुतारिफ नहीं कराया जाता है। वरना वो कौन सा कानून है जो मरकज का यहां पर लागू नहीं हुआ था। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहुत जल्दबाजी दिखाई जा रही है और कहा जाता है कि पूरे मुल्क के अंदर ये है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क का वो कानून क्यों नहीं है जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, ये सवाल बना हुआ है। चलिए बात करते हैं
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आज कई एक ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हद पे तनकीद बनाया है और तनकीद का निशाना बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने पेदर पे 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट जो उन्होंने मिलिटेंसी को लेकर किया, उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी से लड़ने के नाम पर सरकारी मुलाजमीन को मनमानी तरीके से बरतरफ कर दिया जाता है और घर वालों को कानूनी तरीका से फायदा उठाने का कोई मौका फराहम किए बगैर मुंसलिक यानी अटैच कर दिया जाता है। ये बेगुनाह खानदानों के लिए इज्तिमाई सजा है और उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी जाती है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का वो ट्वीट है जो उन्होंने एक अखबार की कटिंग को रिट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें कुछ मुलाजमीन को बरतरफ किया गया था और उसके जवाब में पीडीपी सदर ने ये ट्वीट किया और कहा कि जिन लोगों को की जमीनें मिलिटेंसी के नाम पर अटैच की जाती है, दरअसल ये उनके खानदान को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये मस्क्यूलर आयरन फिस्ट पॉलिसी मुल्क में भाजपा के वोट बैंक को बढ़ा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह न सिर्फ जिंदगियों को तबाह कर रही है बल्कि यहां के लोगों को मुल्क के दीगर हिस्सों से दूर कर रही है, यानी एलिनेशन बकौल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार कश्मीर के बर्तन को, इस बाउल को बॉयल रखना चाहती है ताकि इससे वोट हासिल करने के लिए इंतखाबात में इस्तेमाल किया जा सके। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। इधर पीडीपी के ही डॉक्टर महबूब बेग, जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से आज श्रीनगर के अंदर जो है एक पब्लिक रैली थी, कन्वेंशन था और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात की बात की जाती है, इसके लिए पीडीपी कोई डिमांड नहीं कर रही है, यानी इंतखाबात कराना पीडीपी की कोई डिमांड नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि जब प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे मजालिम ढाए जा रहे हों तो इलेक्शन तरजीह कहां रह सकते हैं, ये कौन सी प्रायोरिटी रह सकती है। वैसे भी इलेक्शन सरकार की मेहरबानी नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है, ये डॉक्टर महबूब बेग कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात और स्टेटहुड कोई प्रायोरिटी नहीं है बल्कि 5 अगस्त के फैसले की वापसी हमारे लिए सबसे बड़ी तरजीह है और सबसे बड़ी तरजीहात में शामिल है। और उन्होंने उनसे G20 के बारे में भी बताया गया तो उन्होंने कहा कि G20 हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमें उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री जानती है कि वो क्या है। इलाकाई सतह पर, डोमेस्टिक सतह पर हमें कुचला जाता है, ये डॉक्टर महबूब बेग का कहना है। इलेक्शन कोई इनकी मेहरबानी नहीं है, इलेक्शन हमारा फंडामेंटल राइट है जिससे हम ये लोग हमको डिप्राइव कर रहे हैं और हमारी वो डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड बिल्कुल इस वक्त इलेक्शन कहाँ, जहाँ घरों के लोगों के घर छीने जा रहे हैं, जहाँ लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, जहाँ उस पर लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ इलेक्शन कोई प्रायोरिटी। महबूबा जी ने डे 1 से कहा हमारे लिए इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं, हमारे लिए स्टेटहुड कोई प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि वो पहली स्टेट थी जब हमको डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। क्यों? हमको ह्यूमिलेट करने के लिए, तजलील करने के लिए। लिहाजा ये डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड है 5 अगस्त 2019 को रिटर्न की, वो जो 4 अगस्त 2019 की पोजीशन थी उसको बहाल कीजिए। इन तमाम दुख दर्द जो है G20 क्या, ये तो हमारे जख्मों पे इतने नमक छिड़कते जा रहे हैं, तो G20 हमारे लिए इरेलेवेंट है। इसके लिए हमारे लिए वो फॉरेन मिनिस्टर देखें और वो फॉरेन फ्रंट पे देखें, हमारे जो डोमेस्टिक फ्रंट पे हैं वो आप रोज ब रोज देख रहे हैं हम पे कितने हमले हो रहे हैं। हमारे इधर आईजी सीआरपीएफ एमएस भाटिया का स्टेटमेंट भी सामने आया है, जो अनंतनाग के अंदर आज बिजबेड़ा के अंदर एक वॉलीबॉल मैच को मुलाहजा कर रहे थे और उसके बाद मेहमान खुसूसी के बतौर भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जितनी भी अकलियतें साउथ कश्मीर में हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम उनके साथ राबते में हैं और हम यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों की तादाद बताना अभी बहुत मुश्किल है,
कि कितने लोग अभी एक्टिव हैं, ताहम इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, ये आईजी सीआरपीएफ ने कहा है। हमने जितनी भी माइनॉरिटी पिकेट्स हैं हमारी सीआरपीएफ की, उनको लगातार हम लोग दौरा भी करते हैं, अलर्ट भी करते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं साउथ कश्मीर में उनको हम सुरक्षित रखें। इसके लिए लगातार उनसे हम लोग संपर्क में भी रहते हैं और पुख्ता इंतज़ाम उनकी सुरक्षा के हम मुकम्मल करा रहे हैं, इसका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, और उनकी सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। देखिए, ये कहना मुश्किल है, ये संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अभी 2-3 दिन पहले ही तो बहुत ही एक्टिव जो लोकल टेररिस्ट थे आकिब और एजाज वो एनकाउंटर में मारे गए। तो लगातार फोर्सेस हावी हैं और उसके जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने आ रहे हैं। ये डिसीजन भारत सरकार का है, भारत सरकार जैसा हमें रोल देगी। उधर सोपोर के हरदशु इलाके के अंदर आज एक और मिलिटेंट, जिसका पुलिस का कहना है कि ये मिलिटेंट है, बासित ऋषि नामी एक शख्स की प्रॉपर्टी को एनआईए की जानिब से अटैच किया गया है। बासित ऋषि पर यह इल्जाम है कि वो मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता है और बासित ऋषि के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिलवक्त सरहद पार मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलव्वस है और भारत मुखालिफ जो एक्टिविटीज है उसको फरोग दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापामार कार्रवाई लगातार जारी है, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें या हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें, क्योंकि आपको याद होगा कल ही श्रीनगर के नवाटा इलाके में मुश्ताक अहमद जरकर के घर पे जो है छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच्ड किया गया और ये बताया जाता है ये आउटफिट मिलिटेंट जो तंजीम है उसके साथ वाबस्तगी थी। और बाज़ाब्ता तौर पर जो आज दूसरी खबर जो है निकल के सामने आई है, सोपोर के हरदशु इलाके में जो कि बासित ऋषि उसका नाम बताया जाता है, उसके घर पे जो है छापामार कार्रवाई की गई एनआईए की तरफ से। हालांकि देखा जाए वहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सील किया गया, उसको बाज़ाब्ता तौर पर अटैच्ड किया गया। इस वक्त सोपोर के इस हरदशु इलाके में जो है चलिए आखिरी खबर है इस न्यूज़ एट 6 की, जिसमें हम पहली पूरा सफापुरा का जिक्र करेंगे। दरअसल यहाँ के लोगों ने आज एक पुरअमन और खामोश एहतजाज किया। ये वो लोग हैं जो पत्थर की कान के साथ वाबस्ता हैं, जो संगतराशी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जहां हमें सरकार की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रिहेबिलिटेट किया गया है या रिलोकेट किया गया, दूसरी जगह पर उन्हें वो कान कनी के लिए इजाजत दी गई है। ताहम जिस जगह पर नई साइट पर जब हमें लाया गया तो वहां पर पत्थर के बजाय सिर्फ मिट्टी है, यानी जो काम उनका है वो वहां पर दस्तयाब नहीं है, यहां पर मिट्टी है। उन्होंने कहा कि वहां अगर 10 लोगों को रोजगार मिलेगा तो 450 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं पान ग्रेजुएशन कर्म रोजान पहली पोरा रोजगार मिलने नसब गोस बत स्टून कैवरी मज काम गई और काम वनस कर, मगर तुम पी पतमो कैसो 4-5 वरियों पे रोद डिस्प्यूट यह मसल। अम पत कर तुलिक दिमो साइट, ये साइट पे वो तौर, मगर चूंकि साइट वो खाली मेच तत मिल रोजगार कंसी। गवर्नमेंट वन दिमो तुम रोजगार, मगर तत अगर 10 नफर रोजगार मिल, मगर 550 नफर गसन रोजगार नश तमन रोज रोजगार मिल कह लोन कोड़मुत गो फार्मन पे, तत लोन कोड़मुत तीर फार्मन पे, तत लोन कोड़मुत खास कर कॉकर फार्मन पे। तुम वो पगह तक ब्लास्टिंग तत मशीन लगान, तत गाड़ लगान, वुचान बॉयलर कॉकर पूत इंसान सी पकन सत फ्रट ग मरान ब्लास्टिंग ग खान मसल एडमिनिस्ट्रेशनस खिलाफ कह डीसी सबस रिक्वेस्ट कर्म सह खसन सा पान मौकस पे ये सो जान मुनासिब तिस ग्रीनरी हटाने खतर तेल एतराज, मगर उसने हमारे साथ वादा किया है। डीडीसी अब्दुल सह बना ब्या सह पान निवान कुछ मज बिहत फैसल, ये हमें नहीं बर्दाश्त कर।
बनोमत DDC अमि खतर कि सह कर पब्लिक नुमाइंदगी मगर सह कर क्या यरन नाव गाम की रुपये 20 लक्षन नेरान डोनी तथ इलाकस मज डोन ग्रीनरी। चलिए नाज़रीन, जाते जाते आपको डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के जो सदर हैं डॉक्टर निसारुल हसन, उनका एक स्टेटमेंट आया है, उसको जाते जाते आपकी नज़र करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड हेयरिंग डे है यानी सुनने का आलमी दिन, उस हवाले से डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की जानब से मुतनबे किया गया है, लोगों को अवेयर भी किया गया है कि वो एयरफोन का इस्तेमाल ज़्यादा वक्त के लिए ना करें, यानी प्रोलॉन्ग्ड, आप ज़्यादा देर के लिए आप हाई वॉल्यूम पे एयरफोन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके कानों के जरिए सुनने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है। तो इस वजह से ये अपील उनकी रही है आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कि जो आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो टेलीफोनिक गैजेट्स हैं, तो उसमें आप एयरफोन का इस्तेमाल कम करें और कम वॉल्यूम पे करें। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।